बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। मैंने आपको इनिशियली बताया कि बात जो स्टार्ट की वो जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट से कहानी स्टार्ट होती है, जहां कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई और उस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से रिपीट किया गया। किसी ने उससे चार्ज पता किया कि किस तरह का नेचर है चार्ज का, किसी ने पता किया कि वो किसी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है रेस, जिसको उसने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। प्रोटॉन के बारे में पता पड़ा कि जैसे अगर कैथोड रेज होती हैं तो एनोड रेज भी होती हैं। नेगेटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रेस जा रही हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी जा रही थी। और मैंने आपको बताया कि 1932 में जेम्स चैडविक ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि वी हैव फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर बेटा जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जो कि आपको नोट्स मैंने दिए हैं, उससे आप लिख सकते हो ये सारी बातें। इस पर भी इतनी चार्ज। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज था ही नहीं। इस पे बेटा आपको मास भी पता पड़ चुका है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इतने मास का ये पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी की है थॉमसन ने। इसकी डिस्कवरी किसने की है? जे थॉमसन ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है ई। ठीक है। कई सारी बुक्स में ई और कुछ लोग इसको -ई भी लिखते हैं। प्रोटॉन का सिंबल होता है पी। ठीक है। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन। ठीक है। इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इसका भी इतना ही होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो ये आपके पास हो गई बात। ये गोल्ड स्टीन जो था बंदा, गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, और ये जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ये डिस्कवरी वाले हो गए कि किसने किसकी डिस्कवरी की। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है जो हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, इन पे क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये तो हमको पता पड़ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे इस तरह का चार्ज और मास होता है। अब मैं आपको मॉडल जो पढ़ाने जा रहा हूं, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल पहले भी आप पढ़ चुके हो। एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले, क्योंकि हमें डिटेल्ड में पढ़ना है एटॉमिक मॉडल्स को, तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। क्योंकि अभी आपने 12th क्लास का इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह नहीं पढ़ा है, अभी आपने 10th लेवल पे चीजें पढ़ी हुई। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, ये कुछ बेसिक्स बता रहा हूं तो आप ना इसको नोट के फॉर्म में लिख सकते हो। कुछ मैं स्पेशल नोट लिखवा रहा हूं रिगार्डिंग चार्ज। आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज एक ऐसी क्वालिटी है किसी सब्सटेंस की जो किसी मास के साथ रहता है और किसी दूसरे बॉडी पर अट्रैक्शन और रिपल्शन कर सकता है किसी दूसरे चार्ज को। आपने ये भी पढ़ा होगा कि चार्ज की वजह से हमें दो तरह की फील्ड पता पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कहीं कोई चार्ज रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता। आपने पढ़ा होगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने सुना होगा। जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो उस पर एक और तरह की फील्ड क्रिएट हो जाती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने बेसिक बेसिक सीखे होंगे। तो मैं आपको अगर बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बताऊं कि देखो, दो चार्जेस जो हैं, चार्जेस के अगर मैं बात करूं, चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक हमारे पास होता है पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होता है बेटा? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है बेटा? दुश्मनी। ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनके बीच में क्या होता है? प्यार होता है भाई, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो हमारे पास बात हो गई रिगार्डिंग चार्ज के टाइप की, कि चार्ज दो नेचर का होता है, एक प्लस और एक माइनस नेचर का। जिसमें से प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो तो एक दूसरे को दूर भगा देंगे। अगर एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को पास बुला लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया रिगार्डिंग चार्ज। अब
ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। जो ये बेटा ये जिस फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं, या किसी फोर्स से एक चार्ज दूसरे चार्ज को किसी फोर्स से खींच रहा या दूर भगा रहा, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले को पास बुला रहा है, एक पॉजिटिव वाला दूसरे पॉजिटिव वाले को दूर भगा रहा। तो ये जो पॉजिटिव वाला किसी दूसरे पॉजिटिव को दूर भगा रहा है किसी फोर्स से, या कोई पॉजिटिव वाला किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को पास बुला रहा है किसी फोर्स से, तो बेटा ये जो फोर्स होते हैं, इन फोर्स का भी एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे क्लास 12th में, बट क्योंकि अभी मुझे कुछ चीजें समझाना पड़ेंगी तो अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2 है कि कोई दो चार्ज Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस r पर रखे हुए, कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है KQ1 Q2 बाय r स्क्वायर। आपको याद होगा आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। दो मास m1 m2 किसी डिस्टेंस r पर प्लेस्ड होते थे, जब आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा Gm1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हो। अब इसी तरह से बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस r पर प्लेस्ड हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी लग सकता है, ठीक है, वो नेचर पे ही डिपेंड करेगा। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होगा वो किसके इक्वल होता है, KQ1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहां आप ये याद रखना बेटा, जो K है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है रियलिटी में K, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, इतना हमारे पास वैल्यू होता है। जैसे G होता था 1.67 इंटू 10 की पावर, मुझे याद नहीं 6.67 होता था, 1.67 इंटू 10 की पावर -11 होता था शायद वो। इसी तरीके से K होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हालांकि ये सब चीजें अपने इतने ज्यादा काम की नहीं है, बट हमें ये फॉर्मूले बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो दोनों पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लो, दोनों पॉइंट्स को बेटा नोट कर लो। सर डन। ओके, सभी बच्चों ने लिख लिया, कोई नोट तो नहीं कर रहा है? सर 1 मिनट। ओके, कर लो जल्दी। सर हो गया। ओके, देखो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊं बेटा, एक फॉर्मूला और होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पीई इज पोटेंशियल एनर्जी। पीई क्या है बेटा, पूरा बॉडी लिख दे रहा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। बट यहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो है KQ1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला। K का मतलब आपको पता है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस R पर प्लेस्ड हैं, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा
दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ R स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखने वाली बात। एक फोर्थ पॉइंट और कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस पर रखा हुआ है जिसका पोटेंशियल V है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज इनटू वोल्टेज, क्यू चार्ज है, V वोल्ट के सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, V वोल्टेज के वो सरफेस पर रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, E इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये करेंगे हम। सर फोर्थ पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा फोर्थ पॉइंट है, अगर किसी भी सरफेस पर, ये कोई सरफेस, सपोज वी हैव अ सरफेस लाइक दिस, इस सरफेस का पोटेंशियल मान लेते हैं V वोल्ट है, और इस पर अगर कोई चार्ज Q प्लेस्ड है, तो इस चार्ज को कितनी पोटेंशियल एनर्जी फील होगी? दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। आई बात समझ में? यस सर। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना बेटा। सभी बच्चों ने लिख लिया? कोई नोट तो नहीं कर रहा है? नो सर। देखो एक टर्म और बीच बीच में अभी हमें पढ़ने को मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम का ये टर्म पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है समझो। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म तब यूज किया जाता है कि जब किसी सिस्टम में आप एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, किसी सिस्टम में आप एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो और वो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ऐसा सिस्टम है, मैं इसको बनवाता हूं आप इस तरीके से। मान लो ये दो मेटल प्लेट है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो है 1 वोल्ट। अब आप इसमें कोई इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ दें, एक सेकंड, अगर आप इस तरह के सिस्टम में बेटा किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन भागेगा पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जो भागेगा उसकी वजह से क्या आएगी बेटा? इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका वोल्टेज होता है 1। अब काइनेटिक एनर्जी जो आ गई इसकी कितनी आ गई? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दिस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
भाई इसी को तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म। कब यूज किया जाता है? जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्टेज वाले पोटेंशियल में छोड़ दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन भागता है पॉजिटिव की तरफ, ये वाली पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ भागेगा, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। आपको पता है कि भाई किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? Q इंटू वी। भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोटेंशियल में पड़ा हुआ था, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ रही होगी, इसका चार्ज इनटू इट्स पोटेंशियल, और जैसे ही आपने इसको छोड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट हुआ होगा पॉजिटिव की तरफ, तो भागा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर हम लोग किसी रेस्ट पोजीशन पर बैठे हैं तो उस पोजीशन की वजह से जो हमारे अंदर एनर्जी होगी दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, और जब आप भागने लगोगे तो आप अपने पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर दोगे? काइनेटिक एनर्जी में। तो यही वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन सच टाइप ऑफ सिस्टम in which only 1 volt is voltage is applied, then electron's kinetic energy is known as electron volt. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे ये आपके पास आ गया, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी एक और यूनिट होती है दैट इज जूल। तो वी कैन से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो आई है, यानी कि 1 EV जो आया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आया है, 1 EV, it is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये हो जाएगा 1 EV का वैल्यू। इसको ना आप इस चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के तो जूल वर्ड यूज कर, ठीक है? तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होगा? 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल के। अब ये कॉन्सेप्ट अब बहुत आगे तक चलता रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितने जूल के इक्वल होता है, तो होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लो इसको भी। लिख गया सर। सभी बच्चों का कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन चाहे वो नीट वाले हो IIT वाले, तो ये क्वेश्चन भी मैं इधर ही पर लिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि कन्वर्ट 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। तो बहुत सिंपल तरीका बेटा 1 EV को कन्वर्ट करने का। 1 EV जो है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो पहले तो जूल में, 1.6 into 10 to the power minus 19, ये तो जूल में आ गया, बट वी वांट किलो जूल पर मोल में। तो बेटा ये हमारे पास 1 EV के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 मोल जो है बेटा कितने की इक्वल होता है? 6 into 10 की पावर 23 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? 1 मोल का वैल्यू पता होना चाहिए, 6 into 10 की पावर 23 होता है। डिवाइड कर देंगे इसको, किलो के हिसाब से पूछ रहा है तो 10 की पावर 3, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा आपके पास 1 EV 16 6 9.6 इंटू
10 की पावर देखो ये 3 है, 20 बचेगा, 20 और ये 10, तो 9.6 इंटू 10 बचेगा। कैसे, माइनस का 19 है, प्लस का 23 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 9.6 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि 1 EV जो है वो 96 किलो जूल पर मोल की इक्वल होता है। तो ये आपको याद रख सकते हो, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, योर चॉइस। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। हो गया सर। देख, अब हम लोग बात करते हैं अपने एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल्स की शुरुआत 1904 में होती है। थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सजेस्ट द मॉडल ऑफ एटम फर्स्ट टाइम। ये लोगों को पता पड़ा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया 1932 में हुआ है वो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके के हमारे पास पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे। तो थॉमसन एक मॉडल सोचते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइपोथेसिस। एटॉमिक मॉडल्स, पहला मॉडल आपने पढ़ा होगा बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय थॉमसन। एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट मॉडल आया थॉमसन का, फर्स्ट मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। थॉमसन ने देखो क्या कहा, थॉमसन ने कहा कि जो एटम होता है इट्स लाइक वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से एटम एक स्फेरिकल शेप में होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एम्बेडेड करता है। और वाटरमेलन के अंदर जो रेडिश पार्ट चारों तरफ फैला रहता है, इसी तरह से एटम के अंदर प्रोटॉन्स चारों तरफ फैले रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल होने की वजह से एटम न्यूट्रल था। ये बात थॉमसन ने अपने मॉडल में कही, और ये मॉडल, थॉमसन काफी बड़ा नेम था उस टाइम पर, तो ये मॉडल को मान भी लिया गया कि एटम ऐसा होगा। अच्छा, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और बिना एक्सपेरिमेंट के ये बात बोल दी कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, लाइक दिस, इस तरह का ये एटम हो गया। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फैले रहते हैं, भाई पॉजिटिव चार्ज होते हैं सभी जगह और नेगेटिव उसमें पहले रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस पे आप इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे नेगेटिव नेगेटिव चारों तरफ एम्बेडेड होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होते थे। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके लिए, और ये आपके पास पॉजिटिव वाले प्रोटॉन्स हो गए। ये पहली बार कहा गया रिगार्डिंग एटम। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, ये हेडिंग डाल लेना और लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन, सर इसमें जो पॉजिटिव पॉजिटिव वो रिपेल नहीं करता था?
नहीं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से फैले होते थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते थे। ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो इस मॉडल के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ऐसा क्यों हुआ। वो भी हम लोग समझेंगे क्या एक्सपेरिमेंट था। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज positively charged uniform sphere in which electrons are embedded in between to maintain electrical neutrality of atom. It is also known as plum pudding model or watermelon model प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। तो ये थॉमसन का मॉडल हुआ, सबसे पहला मॉडल। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? अच्छा, एक फैमिली है दैट इज क्यूरी फैमिली। क्यूरी नहीं, पियरे फैमिली। मैडम सॉरी क्यूरी, मैडम क्यूरी थी और उसमें एक पियरे क्यूरी थे, क्यूरी फैमिली थी। तो वो क्यूरी फैमिली जो आप अगर उसको स्टडी करोगे उनके बारे में, तो उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी किया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी जब आप पढ़ने बैठोगे तो क्यूरी फैमिली का जरूर जिक्र होगा। इन लोगों ने ऐसे सब्सटेंस के बारे में पता किया जो एक सब्सटेंस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते। जैसे कल मैंने आपको एक वो इक्वेशन लिखा रहा था कि बेरिलियम पे जब हीलियम यानी कि अल्फा रेस का सोर्स डाला गया तो इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन। मतलब आप ऐसा सोचो कि वी कैन कन्वर्ट इनटू अनदर थिंग बाय रेडियो एक्टिविटी। ये कमाल का एटम्स का चेंज है। हम भी बिल्कुल एटम से मिलकर के बने हुए हैं और किसी तरीके से हमारे एटम्स का रीअरेंजमेंट होकर के हम लोग किसी और चीज में कन्वर्ट हो गए, तब क्या होगा? तो ये रेडियो एक्टिविटी का कमाल है कि एक एटम्स जो हैं वो अपने आप को इंटरचेंज किसी दूसरे फॉर्म में कर लेते हैं। भाई आपने स्टोरीज तो सुनी होंगी ना कई सारी बुक्स में कि वो एक पर्सन दूसरे रूप में आया किसी के पास, वो अपने एटम्स का अरेंजमेंट कैसे चेंज करता होगा। अगर आप इसको साइंटिफिकली सोचो कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ होगा कैसे। तो बात मैं ये बता रहा हूं कि रदरफोर्ड के पास मैडम क्यूरी ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भेजा और उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। हालांकि ये दोनों अलग अलग कंट्रीज के थे, कब मिले कब पहचान हुई ये तो नहीं पता, बट बुक्स में ये मिलता है कि रदरफोर्ड के पास मैडम क्यूरी ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भेजा था जिस पर उन्होंने फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था, अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रियलिटी में उनका सेटअप क्या था 2D एक ड्राइंग के फॉर्म में। देखो रदरफोर्ड का नेक्स्ट जो हेडिंग है वह रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट।
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रहा बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन बनाई कुछ इस तरह से। ये कोई सर्कुलर स्क्रीन है, ये कोई सर्कुलर स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर इन्होंने कोटिंग कर दी। अब आपको पता है कि कोटिंग किस मटेरियल की होती है, ZNS मटेरियल, जिंक सल्फाइड लगा दिए सभी जगह। इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड लगा दिया। ये भी रेस के बारे में ही स्टडी करने जा रहे हैं। सामने इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लगा दी, यहां पर ये गोल्ड फॉइल लगा दी, इसके जस्ट सामने गोल्ड फॉइल रख दी। गोल्ड फॉइल के बाद इन्होंने यहां पर कुछ शीट लगा दी, लाइक दिस। एक शीट ऐसे, एक शीट ऐसे, फिर एक और इन्होंने लेड की शीट लगा दी इसके पास, एक और शीट इन्होंने लगा दी कुछ ऐसे लेड की शीट, ठीक है। और इस दूसरे साइड पर, मतलब यहां इस साइड पर इन्होंने एक सोर्स रख दिया, जो सोर्स था रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ अल्फा रेस। ये अल्फा रेस को छोड़ रहा था अपने अंदर, अल्फा रेस कंटिन्यूसली इससे निकल रही थी। अब जब ये अल्फा रेस इससे निकली, ये अल्फा रेस निकली, भाई कुछ ऐसे भी निकल रही होंगी, वो तो इस लेड शीट की वजह से रुक गई होंगी, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रही। ये अल्फा रेस जो आ रही थी, ये अल्फा रेस जो आ रही थी, काफी सारी अल्फा रेस, मतलब मिलियन ट्रिलियंस अल्फा रेस आ रही थी। तो उसने ये नोटिस किया, यहां पर इंटेंसिटी दिखी, यहां दिखी, यहां दिखी। इवन जो उसने इधर भी कोटिंग कर रखी थी, तो इधर भी उसको, इस तरफ भी उसको इंटेंसिटी दिखी, यहां पर भी उसने कोटिंग जो कर रखी थी, यहां पर भी इंटेंसिटी दिखी। यानी उसको ये लगा कि अल्फा रेस इस गोल्ड फॉइल से बाहर निकल गई, कुछ ऐसे, कुछ स्ट्रेट निकली, कुछ रिटर्न बैक भी हुई, और कुछ किसी एंगल पे डेविएट हो गई। अब वो सोच में पड़ गया कि भाई ये अल्फा रेस कैसे पार निकल गई एक गोल्ड फॉइल से, वो भी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कहा कि ये जो गोल्ड फॉइल है, ये बहुत सारे एटम से मिलके बनी होगी, और वो एटम जो है अपने अंदर ब्लैंक स्पेस लिए हुए होंगे, उस ब्लैंक स्पेस से ये रेज निकल गई। भाई थॉमसन तो कहते थे कि ये वाटरमेलन की तरह होता है, बिल्कुल एक स्फेयर है। अगर स्फेरिकल होता तो रेज जो है वो टकरा जाती, या तो अगर उसके पॉजिटिव के पास जाती तो उससे रिपेल हो जाती, और नेगेटिव के पास जाती तो उससे टकरा के खत्म हो जाती। बट ये तो पार निकल गई। पार निकली मतलब एटम में कुछ ना कुछ ब्लैंक स्पेस होता है, यहां से एक नई स्टार्टिंग होती है एटम की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग आप ये डाल करके ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका ये पूरा बना लेना। हम लोग कल समझते हैं क्या क्या इसके ऑब्जर्वेशन थे, क्या क्या इसने रिजल्ट दिए, और एक दो एक्स्ट्रा हेडिंग बताऊंगा जो कि कॉम्पिटेटिव वालों के लिए रहेंगी प्योरली। सर तो अल्फा आप रेस पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। आप चाहो तो अपने साइड में कहीं नोट भी कर सकते हो इस बात को। अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। अगर ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो तुरंत बैकवर्ड हो जाएंगे वहां से।